का व्यक्तित्व। इसमें हम ऐसे किसी व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं आपका, जो समाज के लिए अनुकरणीय है, समाज में दलित, शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित लोगों के लिए संघर्ष करता है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहता है और उसका पूरा जीवन वो कहीं न कहीं से एक अनुकरणीय है, ये प्रेरणास्पद है और उसको देख कर के बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि ऐसे ही समाज में रहना चाहिए। ऐसे में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुंजन सिंह। आज ये डॉक्टर हो चुकी हैं और अभी ये आईएसएसआर फेलोशिप में हैं, पोस्ट डॉक्टोरल कर रहे हैं। लेकिन गुंजन बचपन से इसकी जिजीविषा थी, ललक थी आम आदमी के लिए, बहुजन समुदाय के लिए और खास करके आदिवासियों के लिए, जनजातियों के बीच में इसने काम किया है। उनके साथ रहना, उनके जीवन को आत्मसात कर लेना, उनकी जीवन मूल्यों को आत्मसात कर लेना और वो प्रक्रिया आज की तारीख में भी चल रही है। एकेडमिक लाइफ में आने के बावजूद, आने के बाद भी इसका सारा शोध वो जनजातियों पर ही है, आदिवासियों पर ही है, मूल निवासियों पर ही है और उनके बीच भी आज की तारीख में भी ये उतने ही सहज भाव से उनके साथ रहती हैं और उनके ऊपर इनका अध्ययन चल रहा है। आपका गुंजन जी बहुत बहुत स्वागत है बहुजन संवाद में। नमस्ते सर। हम चाहेंगे गुंजन जी, आपका शुरुआती जीवन, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और ये प्रारंभिक शिक्षा से आप परिचित कराएं। जी, मैं मूलतः गाजीपुर की रहने वाली हूँ, पूर्वांचल की। और मेरा जो पैदाइश है वो गाजीपुर की ही है। हम 4 भाई-बहन हैं, 3 बहनें हैं और बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। और भाई मेरा छोटा है, हमसे छोटा है। और जब मैं पैदा होने वाली थी तो ये उम्मीद था कि कोई लड़का होगा, क्योंकि लड़कों की चाहत में जो है कि लड़कियाँ पैदा होती रही हैं यहाँ पर। तो वो जिस समय मैं पैदा हुई थी तो एक किसी से पूछा गया था, जो जिनसे पूछा जाता है कुंडली और तमाम ज्योतिष और इन सारी चीज़ों की वज़ह से, तो उन्होंने कहा था कि लड़का होगा। तो लड़के होने की ही तैयारी हुई थी, लेकिन मैं पैदा हो गई उस समय। और जो पूरा खुशी का माहौल था वो थोड़ा बदल गया था। ये हमारे बाबा और मम्मी लोग बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ था और बहुत नगाड़े, बैंड बाजे सब आए थे, क्योंकि अब लड़का पैदा होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो इस तरीके के परिवेश में मैं रही हूँ और शुद्ध देहाती परिवेश में, गाँव के परिवेश में मैं रही हूँ। और फिर वहाँ से पढ़ाई करने के लिए हम लोग बनारस आए और इसका पढ़ाई का और जीवन के इस बदलाव का पूरा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो अच्छे स्कूल होने चाहिए और गाँव में वो उपलब्ध नहीं था। तो हम लोग बनारस आए पढ़ने के लिए। और बहुत सालों के बाद, बहुत बड़े होने के, आजकल के बच्चे तो एलकेजी, यूकेजी पता नहीं क्या-क्या पढ़ते हैं। हम लोग 7-8 साल की उम्र में कक्षा 1 में सीधे पढ़े थे और कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया है। तो ये परिवेश हमारा रहा है पढ़ाई-लिखाई का। पढ़ाई-लिखाई में कोई हम लोगों के साथ भेदभाव इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े, कम अच्छा फीस गुंजन वाले जी, स्कूलों में पढ़े। गुंजन जी, जी। गुंजन जी, हम जी, जी अमूमन सर। देखते हैं, हम लोग क्या गाँव में मतलब ये परंपरा है कि लड़का होता है तो बाहर ढोल ताशे नगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बँटती हैं, सब होता जी, है और लड़कियों के लिए जी। कोई भी जाता है घर में तो मुँह लटकाए, जिसे कहते हैं मुँहमरखी देना, खाली मुँह लटका करके एक तरीके से शोक संवेदना व्यक्त करके चला आता है। तो ऐसा कोई अनुभव है आपको? नहीं, नहीं सर, ऐसा कोई अनुभव मुझे बाद में नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तब हुआ था, क्योंकि जिस ज्योतिष ने बताया था, पंडित ने बताया था कि लड़का होने वाला है, तो उस हिसाब से तैयारी की गई थी। और पहले के समय में तैयारियाँ ऐसे ही होती थी कि नगाड़े आ जाते थे, घोड़े-वोड़े आ जाते थे और उसका आप करते थे। उसके बाद ऐसा कुछ बहुत अनुभव नहीं रहा। हाँ, जन्मदिन हमारा कभी नहीं मनाया गया, मेरे भाई का मनाया गया है। तो ये एक सामान्य परंपरा रही है परिवारों में कि लड़कों का जन्मदिन मनाया जाता रहा है, लड़कियों का नहीं मनाया जाता रहा है। तो और इसके बाद आर्थिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत तो नहीं था हम लोगों का, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़े तो उस तरीके का कोई भेदभाव हमें बहुत महसूस नहीं किया, और जो भी महसूस किया होगा वो बहुत बाद में महसूस किया है। कहाँ एडमिशन हुआ जब आपका, खुद किस भी मैं स्कूल में?
किस स्कूल में जी। एडमिशन हुआ आपका? किस स्कूल में एडमिशन हुआ यहाँ पे? हमने स्कूल बहुत बदले हैं सर, बहुत बहुत स्कूलें बदले हैं। तो शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में हम लोग बनारस में ही पढ़े। एक सरकारी स्कूल में हम लोग वहाँ से पढ़ाई शुरू की, और वो कोएड ही था, सभी बच्चे साथ में आते थे। फिर कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक लड़कियों के स्कूल में हम लोग पढ़े, अलग-अलग स्कूलों में। वल्लभ विद्यापीठ था, फिर अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज था, फिर आर्य महिला था। उसके बाद लेकिन थोड़े बदलाव हुए, और बहुत बड़े बदलाव हुए। अच्छा, ये शुरुआती दौर में आप तो बच्चियों के साथ ही पढ़ती रहीं, तो आपके साथ तो जी। ये तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के, तमाम ये वर्ग के बच्चे रहे होंगे, तो उसमें आपको कोई अंतर महसूस हुआ सब बच्चों के बीच नहीं में? सर, नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्कूली शिक्षा में जो बदलाव आज के समय हमें देखने को मिल रहा है, खास करके क्लास का एक जो मामला है कि एक क्लास के लोग एक खास तरीके के स्कूल में जाते हैं। हमारे समय में हम लोगों ने इतना महसूस नहीं किया, क्योंकि हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग आपको अपने स्कूलों में, कक्षाओं में मिलते थे, और आप बातचीत करते थे सबसे। सबके साथ दोस्तियाँ रहती थी, सबके साथ टिफ़िन शेयर करते थे हम लोग। और लेकिन आज के समय का जैसा स्कूल है, वैसा तो हमारे समय में नहीं था। तो इसलिए हमने वो जो विविधता होती है, उसी विविधता के साथ में ही पढ़ाई की है। अच्छा, उस समय के अध्यापकों में उनकी क्या स्थिति थी अध्यापकों की? सबको समान रूप से पढ़ाते थे, और या फिर कोई अध्यापक उस समय का आपको याद हो, उस समय आपकी सहेली? सर, ऐसा बहुत कुछ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छी छात्र कभी नहीं रही हूँ। मतलब एक एवरेज छात्र मैं रही हूँ, कि बस पास होने भर का एक मामला था हमारे साथ में। और उतना ही हमारे परिवार के लिए भी बहुत था, कि ठीक है, पास हो जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, तो उतना ही बहुत था। तो ऐसा बहुत खास किसी अध्यापक का अटेंशन हमारी तरफ नहीं था। हाँ, स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है हमेशा, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हमारे जो परिवार थे उसमें अच्छा तो नहीं माना जाता था, लड़कियों का खेल-कूद करना ये सब। तो उसके लिए कुछ हमको प्रोत्साहन अपने स्कूल की तरफ से, अपने अध्यापकों की तरफ से ज़रूर मिलता रहा है, और वो करते रहे हैं। लेकिन अंततः पारिवारिक दबाव में आकर के और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ही वो सब छोड़ना भी पड़ा। कौन सा कौन सा खेल खेलती थी, किसमें रुचि थी? अलग-अलग खेल थे सर, जैसे खो-खो खेलते थे, दौड़ के कंपटीशन में थे। लास्ट में आते-आते हाई स्कूल, इंटर तक ताइक्वांडो भी करने लगे थे। और एक अच्छा याद इसलिए भी ताइक्वांडो के साथ हमारा है, कि पहली बार ताइक्वांडो खेलते समय हमें लखनऊ जाना था। एक फाइट थी हमारी, वहाँ पे कॉम्पिटिशन था, और मेरी तरफ से ये बात तय थी कि हमें घर के लोग नहीं जाने देंगे। क्योंकि लड़की को अकेले कैसे जाने दे सकते हैं, वो भी लखनऊ, दूसरे शहर, बिना परिवार के किसी के साथ में। लेकिन जिद थी हमारी, हमको जाना था। हमने रात में बहुत कन्विंस किया अपने मम्मी-पापा को, और पापा को मैं ये कह के जो है स्टेशन लेके गई थी कि आप बस वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हमको वापस लेते आइएगा। लेकिन लेके गए स्टेशन पापा, और वहाँ पे उन्होंने, हमारी जो कोच थी, उनसे कहा कि लड़की पहली बार जा रही है, हमको डर लग रहा है। तो हमारी कोच ने सर सिर्फ एक बात बोली कि ये आप ही की बेटी है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी बेटी है। तो बोले आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है। बस इतनी ही लाइन थी, और पापा हमको फिर वहाँ से जाने दिए, और फिर 1 हफ्ते के बाद हम आए वापस। तो वो सफ़र की एक शुरुआत, और इस तरीके के छोटे-छोटे बहुत से जद्दोजहद रहे हैं, जिसको कि करते रहे हम। और कौन टीचर थे, उनका नाम याद है? सर, मैम थी एक, सिद्धि सिद्धि कुमार करके थी, वो पंजाबी मैम थी, और वो बहुत एनकरेज करती थी मुझे। उन्होंने उन्होंने ही कहा था कि तुम ये स्टेशन आने तक प्रयास कर लो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो तो वो प्रयास मैंने किया था। तो मामला हाई स्कूल का था? हाई स्कूल? हाँ, नहीं, 11th का मामला था। अच्छा, किस कॉलेज में जी, थी 11th में? कौन आर्य सा महिला कॉलेज? में थी सर। आर्य आर्य महिला में महिला थी? लोहगांव। जी, 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 अच्छा, जी। तो उस समय की और सहेलियां आपकी, उनकी क्या स्थिति थी? वो सब खेल में भाग नहीं लेती थी? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल था। उन्हीं घरों की लड़कियाँ थी जो बहुत पढ़े-लिखे और
थोड़े ओपन माइंडेड, और थोड़ा क्लास का भी एक मामला था कि जो अच्छे क्लास से बिलॉन्ग करते थे, तो उन्हीं हम्म, क्लासों की लड़कियां रहती थी। अब मेरे क्लास की तो कोई भी लड़की नहीं थी मेरे साथ में। हम्म। और फिर उसके बाद। उसके बाद की सर एक और घटना है, मतलब घटनाएं बहुत है, देखिए सबके जीवन में संघर्ष होते हैं, और आप अगर जिद पे अड़े रहते हैं और आपको लगता है कि नहीं हमको तो ये करना ही है, तो फिर वो थोड़ा संघर्ष भी आसानी हो जाता है। और आज के समय में तो मुझे वो कुछ भी नहीं लगता जिस तरीके से किया। सर मैं जिस कॉलेज में पढ़ना चाहती थी वो उदय प्रताप कॉलेज था, जहाँ पे एक खास समुदाय के लोगों का वर्चस्व ज़्यादा था, और मैं उसी समुदाय से बिलॉन्ग करती हूँ। तो और मेरे दादा, नाना, परिवार के बहुत से सदस्य जो है, मेल सदस्य जो है, वो उसी कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो मेरे अंदर एक बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं उसमें पढ़ने के लिए जाऊँगी। और इसलिए भी एक प्रबल इच्छा थी कि वो कोएड्स था, जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते थे। और हमारे यहाँ इस तरीके की परंपरा नहीं थी तब कि लड़कियां जो हैं कोर्स में कॉलेज करने के लिए जाए। और मेरी बड़ी बहन तो उस समय जो बीए कर रही थी वो प्राइवेट ही कर रही थी, क्योंकि उनको ऑटो से आना जाना पड़ता, और ये बात हमारे परिवार के लोगों को सहन नहीं थी कि वो रोज घर के बाहर जाएगी, रोज ऑटो से जाएगी, तो प्राइवेट का चलन था उस समय। सर उस दौर में जो है कि मैंने यूपी कॉलेज पढ़ने का ठाना था, और बीएससी साइंस लिया था, होम साइंस या दूसरे विषय नहीं लिए थे। तो वो एक जिद थी, और उस जिद में भी हमने पापा को यही बोला था कि आप चलिए यूपी कॉलेज, एक बार सर से मिल लीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमें एडमिशन लेना चाहिए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस आ जाएंगे, आप जहाँ बोलेंगे वहां एडमिशन ले लेंगे। और मैंने जानबूझ के इंटर के बाद किसी भी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि मुझे सिर्फ यूपी कॉलेज में पढ़ना था। तो गए, अंततः पापा गए वहां पे कॉलेज में, और वहां पे उनके एक बड़े भाई साहब थे जो कि टीचर थे, साइंस में जूलॉजी के प्रोफेसर थे उस समय। तो हम्म। उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ना, साइंस जूलॉजी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ना चाह रही है, आप उसको पढ़ा नहीं रहे, वो भी विज्ञान लेकर के वो पढ़ना चाह रही है, वो कोई दूसरे विषय नहीं ले रही है, आप क्यों एडमिशन नहीं करा रहे हैं? फिर उसका जवाब भी कुछ नहीं था पापा के पास। तो फिर हमने यूपी कॉलेज में दाखिला ले लिया, वो हमारा एक बहुत बड़ा मेरे लिए माइलस्टोन था कि यूपी कॉलेज में लड़कों के, लड़के लड़कियां जहाँ साथ में पढ़ते हो, और आज तक उसमें हमारे खानदान की कोई लड़की नहीं गई थी पढ़ने के लिए। तो वो, मुझे ये किस्सा तो याद है। तो ये मैं ये उस समय ये जो आपका ये हुआ सामाजिक ये कार्यों में आपकी जो अभिरुचि बढ़ी, तो वो इधर आप कैसे आई, झुका हुआ। सर इसकी भी एक क्या बताए, क्योंकि जब जब से मैंने बीएससी करना शुरू किया था तब से थोड़ा तार्किक एक जहनियत तो थोड़ी बन रही थी मेरी। उससे पहले मेरी बिल्कुल तार्किक जहनियत नहीं थी, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि बनारस का जो परिवेश था, हमारा जो परिवेश था, उसमें जो पैट्रियार्कल जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको खुद अपने अंदर समाहित करने की एक जो आत्मसात करने का जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो खुद हमारे अंदर था। तो विज्ञान लेने के बाद जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ों के जवाब जो सवाल थे वो बहुत परेशान करते थे। तो सवाल तो थे, लेकिन कहाँ पूछना है, किससे मिलना है, ये सब कुछ पता नहीं था, क्योंकि परिवार में ये सब इस तरीके का माहौल नहीं था। लेकिन बनारस में एक ग्रुप के साथ मेरा जुड़ना हुआ, डिबेट सोसाइटी एक यूथ ग्रुप था, जिसमें मैंने जाना शुरू किया था अंग्रेजी अपनी ठीक करने के लिए और थोड़ा बोलना सीखने के लिए। हर संडे को हम लोग किसी विषय पे तैयारी करते थे, और कोशिश ये होती थी कि अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी तो मैं कभी नहीं बोल पाई, लेकिन थोड़ा बोलना सीख लिया हमने। तो वो ही दौर था 2005 का समय, 2005 में मैंने उसको शुरू किया था, और उस मुझे ग्रुप के इतना बारे में अच्छा लगा वो। उस उस ग्रुप के बारे में वो थोड़ा बताएं कि वो कैसे स्टेब्लिश हुआ, उसमें कौन कौन से लोग थे, और उसका। सर उसमें दरअसल में ये ग्रुप का निर्माण ही किया गया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि आप बोलना सीखेंगे, सामाजिक मुद्दों की समझ आपको होगी, और आप चाहे तो मतलब आप अपनी अंग्रेजी ठीक करेंगे, और जो भी आपके आसपास समाज में हो रहा है उसकी एक थोड़ी समझ बढ़ेगी।
और ये काम किया, मतलब उस ग्रुप ने ये काम किया कि उसने मेरी ज़िंदगी का यू टर्न दिया है। तो उस ग्रुप में मुख्यतः 3 लोग थे, लोकेश सर थे और शशि सर थे और विशाल सर थे। इन लोगों ने ये ग्रुप शुरू किया और वो बहुत बड़ा ग्रुप हुआ। उस तरीके का ग्रुप तो मुझे आज तक नहीं मिला है कि किसी यूथ को उस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जहाँ पर आप जा कर के बातचीत कर सकें। तो शुरुआत तो मेरी वहीं से हुई, शुरू-शुरू में सामाजिक मुद्दों पे बातचीत करना शुरू किया। फिर कुछ दिनों के बाद लगा कि अरे भाई, सामाजिक मुद्दों पे बात करना तो तो आसान है, कुछ काम करना चाहिए। तो कुछ वो काम भी ग्रुप आज करना भी हम है? लोगों ने शुरू किया। वो ग्रुप आज जी? भी है अस्तित्व में? वो नहीं डिबेट सर, ग्रुप आज भी है अस्तित्व में? नहीं सर, आज तो वो ग्रुप नहीं है, लेकिन उस ग्रुप के अधिकांश लोग बहुत अच्छे-अच्छे जगहों पर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी ज़िंदगी में सभी लोग अपनी-अपनी जगह पे चले गए हैं और एस्टेब्लिश हैं और काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को याद करना चाहोगे? कुछ हैं तुम्हारे संपर्क में अभी उसमें से? सर, बहुत से लोग संपर्क में अभी भी हैं। सर, मैं एक ज़िक्र यहाँ पे एक और करना चाहूँगी कि मैंने जब बीएससी हम कर रहे थे, तो मैं एक अच्छी छात्रा तो कभी नहीं थी, बस पास होने भर का मेरा मामला था। तो बीएससी के साथ भी मेरा यही हुआ कि अंग्रेजी, सारा कम्युनिकेशन अंग्रेजी में था, जो कि मुझे समझ में नहीं आता था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन जब मैं ग्रुप के साथ में जुड़ी और फिर सामाजिक कार्यों के लिए मैं जाने लगी, तो मैं इसको बताना नहीं भूलूँगी कि मेरी एक दोस्त और मेरी सीनियर भी हैं, एकता। तो कभी एक म बनारस में मडुआडीह स्टेशन के पास में बस्ती थी, तो मैं शायद पहली बार इस पूरे पारिवारिक संरचना में किसी इस तरीके की बस्ती से मिलने जा रही थी, बस्ती के अंदर जा रही थी। तो मुझे रास्ते भर एकता ने ये समझाया कि बस्ती में जाकर के तुम रिएक्ट मत करना किसी तरीके से, कि ये लोग गंदे हैं या फिर यहाँ का परिवेश ऐसा है। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई, मुझे लगा कि ये इतनी क्या बड़ी बात है, लोग ही तो होंगे वहाँ पर। लेकिन जब मैं बस्ती के अंदर गुंजन, गई। जिस बस्ती जी, की बात ये गुंजन कर रही है, वो वेश्याओं की बस्ती हुआ करती है और उसमें नारी देह रेड के लाइट व्यापार। एरिया था। जी। तो सर, उस बस्ती के अंदर जाने के बाद मुझे, मेरे अंदर जो आक्रोश था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने, मतलब मुझे स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई और 15 साल मैंने जो स्कूलों में बिताए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि समाज का ये रूप भी होता है जिसने आज तक मुझे शिक्षा व्यवस्था ने परिचय नहीं कराया है। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि समाज में इस तरीके की बस्तियाँ भी होती हैं, इस तरीके के लोग भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। उस समय मुझे पहली बार पता चला कि लोग दिन में खाना नहीं खाते क्योंकि उनके पास अनाज नहीं होता है। मुझे पहली बार पता चला कि बहुत से लोग तो स्कूल ही नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं। मुझे पहली बार पता चला कि हमसे दुगनी कम उम्र की लड़कियों के बच्चे पैदा हो गए हैं क्योंकि उनकी शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से मेरा कोई परिचय था ही नहीं, और जब मेरा परिचय हुआ तो शिक्षा व्यवस्था के प्रति मेरा मोह बहुत ज़्यादा टूटा और मुझे लगा कि ये सब स्कूल और जो कॉलेज हैं, ये सब तो किसी काम के नहीं हैं, जो कि आपको अपनी सामाजिक संरचना के बारे में ही नहीं बताते हैं, रूबरू कराते हैं। तो एक लंबा समय मेरा उस आक्रोश में भी बीता और बीएससी कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मतलब मैंने नहीं किया कि मुझे विश्वविद्यालय में जा कर के समाज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक लंबे समय तक मैंने कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं की है, इन्हीं सोच के तहत जो है।